अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव कर लिया है। काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन डेराइव कर लिया। अब काइनेटिक एनर्जी का एक पॉइंट जो एग्जाम में आता है वो उसके न्यूमेरिकल्स है। अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, न्यूमेरिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी में आप एक बार अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 151 निकालें। 151 पेज नंबर में 11.3 एग्जाम्पल है, आप इसे रीड कर लें। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल और सिंपल लैंग्वेज में। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? 11.3 एग्जाम्पल में मास दिया हुआ है 15 kg। kg लिखा हुआ था तो आपने पहचान लिया कि ये क्या है, आपका मास है। देन वी हैव व्हाट, हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड में आपको क्या दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 2 की टेबल में कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 30 इंटू 4 गिव्स यू 180 जूल। सो ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल था, सिंपल आपको कुछ चीज़ें दी हुई थी और आपने उसमें पुट करना था। 11.4 पे आ जाए एक बार। 11.4 में आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला हुआ है। 11.4 में आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला हुआ है। ओके, अगर आप लोगों को कभी वर्क डन निकालने के लिए बोले और वहाँ पे कंडीशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ना हो करके आपको कंडीशन पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पे मास दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी दिखाई दे रही है, तो आप वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से इसे रीड करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको 2 वेलोसिटीज दी हुई हैं। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और वो आपको 30 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर में, और आपको मास दिया हुआ है। अगर आपको जब कभी भी 2 वेलोसिटीज गिवन हो और वर्क डन पूछें तो हम लोग 2 काइनेटिक एनर्जीज निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे निकालें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आपका मास जो होता है वो केजी में होता है और जो आपकी वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है। कन्वर्ट करें, 30 मल्टीप्लाई 5/18। 5/18 कैसे आया यहाँ पे देखें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है। सो किलोमीटर से जब आप मीटर करेंगे तो किससे करते हैं आप? 1000 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में मैं आपको शो करती हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। किलोमीटर से जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई विद 1000। आर से जब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेकेंड में, तो 60 मल्टीप्लाई 60। एक बार 60 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिनट में आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला 60 उसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे कैंसिल कर लें, तो यहाँ पे 5/18 का फ्रैक्शन आ जाता है। यही 5/18 का फ्रैक्शन मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, जिससे आंसर डायरेक्टली आ जाता है। सो किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें, ये आपकी कैलकुलेशन को स्पीड अप करेगा। कैंसिल करें, 2 के टेबल में 15 9 पे, देन 3 के टेबल में अगेन गिव्स यू व्हाट, 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसे भी कन्वर्ट कर लें बेटा, 5/18 2 के टेबल में, 3 के टेबल में डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पहले निकाल रही हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल के लिए मैं इनिशियल वैल्यू पुट करूँगी। सो हाफ, मास कितना गिवन है आप लोगों को इस क्वेश्चन में? मास आपको गिवन है 1500 kg, मल्टीप्लाई विद इनिशियल कितना है? 25/3 मल्टीप्लाई 25/3। 2 के टेबल में कैंसिल कर लें, यहाँ 3 से कैंसिल कर ले, वरना 500 2 से कैंसिल कर ले, 250 दिस मच। तो 2500 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाई 3। मैंने इस एक्सप्रेशन को यहीं पे छोड़ दिया। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा ट्विस्टेड आएगा। ओके, सो अभी तक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया, देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप निकालें। फाइनल के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। सो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना गिवन है 1500 एंड योर फाइनल वेलोसिटी इज
50 डिवाइडेड बाई 3 हेयर, 50 डिवाइडेड बाई 3 हेयर, अगेन 5 3 के टेबल पे कैंसिल किया, 2 के टेबल में कैंसिल किया, 250 मल्टीप्लाई हाउ मच 2500 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ योर फाइनल वेलोसिटी। अब समझें, वर्क डन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास इतना था। ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 3 नेगेटिव 2500 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इस दोनों एक यूनिट्स में से हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन आ रहा है, निकालें। 250 डिवाइडेड बाई 3 कॉमन आने के बाद यहाँ पे कितना बचा 2500, यहाँ कितना बचा 625। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 2500 में से 625 को सब्ट्रैक्ट करें, 9987 here 4 14 6 6 8 1875। सो 250 मल्टीप्लाई 1875 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 46785, ये कुछ चल रहा है आंसर, डिवाइडेड बाई 3 भी। वैसे यहाँ से भी देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दो पहले ताकि इजी रहे कैलकुलेशन करना। कितना आएगा 6 हेयर 2 हेयर एंड 5, 625 को 250 से कर लें एक बार, 16225 625 कैंसिल किया, एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, 10 12 30 31। ओके, ये आपके पास है 5 2 5 6 हेयर 15625 जूल, एक ज़ीरो और। ओके, नेक्स्ट आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं पेज नंबर 152 पे। यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये आपकी डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोसेस्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, सिंपल डेफिनेशन है। एक्सप्रेशन पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, मैंने डेराइव करवाया हुआ है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क के क्वेश्चन में आपके पास आता है। अगर 3 मार्कर में आ रहा है तो आप इसे एक्सप्रेशन के थ्रू डेराइव करके आएंगे एग्जाम में। अगर सिंपल 1 मार्कर में है तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख के आ सकेंगे, एक्सप्रेशन ½ mv², दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल, उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास नहीं दिया हुआ, उन्होंने सिंपल बोला है मास कितना है, मास गिवन है m और आपको वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। उसने आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है कितनी होगी अगर वेलोसिटी को क्या कर दें, डबल कर दें। इसका जब आप डबल करेंगे तो इट्स गिव्स यू 10 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट एक और सब पार्ट इसने पूछा है, इसका सेकेंड पार्ट उसने पूछा वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। 3 टाइम्स बोला है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, इसका 3 टाइम्स यानी इसका 3 गुना, 5 का 3 टाइम्स 15 मीटर पर सेकेंड आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी। दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या ½ mv², तो आपको मास चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों में आपके पास मास नहीं है। तो आप पहले इन वाली जो चीज़ें आपको गिवन है इससे आप क्या निकाल लें, मास निकालें। ये आपके पास न्यूमेरिकल है बेटा, कौन सा, पेज नंबर 152 पे, पेज नंबर जस्ट अ मिनट, पेज नंबर 152 पे न्यूमेरिकल है 3rd, पेज 152 पे क्वेश्चन नंबर 3rd है। ये करें, यहाँ से देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है 25, ½ मास गिवन नहीं है, m लिख देंगे,
वेलोसिटी कितना है 5, सो 5 मल्टीप्लाई 5 हेयर, करें इसे सॉल्व। 25 ये डिवीज़न में उधर जाके मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीज़न में इज इक्वल टू m, 5 इंटू 5 25। ओके, तो आपके पास मास आ गया कितना 2 kg। अब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी ना, सो हाफ मास कितना गिवन है 2, वेलोसिटी कितनी गिवन है 10 मल्टीप्लिकेशन 10, कैंसिल किया 100 जूल, यहाँ पे निकाले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15, कैंसिल 15 इंटू 15 हाउ मच 225 जूल। सो आपके पास ये 2 क्वेश्चंस है। सो अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या था कि जब आपके पास आपका फैन चल रहा है, आपका जब फैन रन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके अंदर क्या थी काइनेटिक एनर्जी। जब ये स्टॉप हो गया है, रुक गया है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल कार का लिया था बिफोर दिस टॉपिक। जैसे एक कार मूव कर रही है, तो जब तक वो चल रही है तब तक तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब वो स्टॉप हो गया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ओके, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये आपकी डेफिनेशन है। इसके एक्सप्रेशन से बिफोर एक बार इसका फॉर्मूला देखें। इसका फॉर्मूला होता है mgh। इसको डेराइव करने के लिए देखें हम लोग इसमें वही लेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with initial velocity u, after time t it attains its final velocity v. A force F is applied on an object and it get displaced, it get raised by a height of h. फिर से जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इस चीज़ को लिख लें, नोट डाउन कर लें या समझ लें कि हम लोगों ने जो यूनिट्स का हम लोगों ने यूज़ करना है सिर्फ उसको एक फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, थ्योरी फॉर्म में लिख रहे हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t it attains its final velocity v. A force F is applied on an object which raise the object by a height h. तो वर्क डन आपके पास क्या होता है? F इंटू एस। मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास और एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल g से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन, और s को हम लोग क्या लिख लेंगे? h। ओके, यही आपका फॉर्मूला है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कब लगती है? फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उस ऑब्जेक्ट को रेज्ड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और इसे ध्यान से समझें। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, इस ग्राउंड फ्लोर पे था, तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही आप इसे रेज करना स्टार्ट हुए, यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है? चल रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे ही आपने उसे ऊपर ले जाके रख दिया, छत पे रख दिया उस ऑब्जेक्ट को ले जाके, तो दोबारा इसके पास क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्लियर है? तो ये इन्वर्जन जो होता है ना, इसमें कन्वर्ट होना काइनेटिक में, ये मैं आपको लेटर टॉपिक में पढ़ाऊंगी। पहले आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करें। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका एक्सप्रेशन, और अब इसके बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके अराइज होते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आती है, फॉर्मूला आता है और उसका एक्सप्रेशन आता है, जो कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताती हूँ, ये देखें। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर की हाइट पे रखा है, और एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर की हाइट पे रखा है, और आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम ए और बी विच ऑब्जेक्ट हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी? जिसकी हाइट ज़्यादा होती है बेटा, उसी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्योंकि फॉर्मूले में देखें, ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। अगर ये 2 kg का होगा
तो ये ऑब्जेक्ट वही है 2 kg का, सिर्फ हमने इसका डिस्टेंस चेंज किया है। तो आपका जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे 2 किलो का है तो छत पर जाते जाते वो 3 किलो या 4 किलो का हो जाएगा, तो आपका मास तो चेंज होगा नहीं। आपकी जो जी है, जी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, वो कितना रहेगी, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है, वो भी चेंज नहीं होती। ये कांस्टेंट टर्म है, फिक्स्ड है। तो आपकी जो चेंज होगी वो क्या चेंज होगा, हाइट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, हाइट चेंज होगा। सो हाइट आपकी 2 मीटर और 3 मीटर, जिसकी भी हाइट ज़्यादा होती है उसी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन और देखें, आपका एक ऑब्जेक्ट है लेट से 2 kg का ही, और वो लिफ्ट से ऊपर गया है, 7th फ्लोर पे गया है। ओके, 1st फ्लोर से 7th फ्लोर पे गया है बाय लिफ्ट, लिफ्ट से ऊपर गया, और यही ऑब्जेक्ट 2 kg का एक पर्सन सीढ़ियों से ऊपर लेके गया है, इस तरीके से अलग अलग सीढ़ियों से 7th फ्लोर तक सीढ़ियों से लेके गया। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे इस चीज़ का आंसर देते हुए इसको ज़्यादा बोलेंगे, फ्रॉम ए और बी में से आप पोटेंशियल एनर्जी इससे ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि ये सीढ़ियों से गया। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, ना कि डिस्टेंस पे। वो पोटेंशियल एनर्जी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं। आपका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डायरेक्टली कितना है, कितनी हाइट पे है 7th फ्लोर। लेट्स से आपका 7th फ्लोर 100 कुछ भी ले लें, एक कांस्टेंट टर्म ले लें, मीटर्स में तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी ले लें, लेट्स से 1200 मीटर्स पे है। ओके, इतने ऊपर आपका 7th फ्लोर है, तो 7th फ्लोर बेटा यहाँ पे भी तो 1200 पे ही है, यानी दोनों में हाइट क्या है, सेम है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर नहीं डिपेंड करती, पाथ पे डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने रीड किया कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट की। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी में मास चेंज होता नहीं है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने mgh देख लिया था। देन कम टू पेज नंबर 153। 153 पे आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11.5। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, इजीली समझ लेना। एनर्जी निकालनी है आपको, मास गिवन है और हाइट गिवन है। मास आपको गिवन है कितना, 10 kg, और हाइट आपको गिवन है 6 मीटर। उसने आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि वेदर आप काइनेटिक निकालें, पोटेंशियल निकालें या वर्क डन निकालें। अगर आपको ये चीज़ें देकर भी वो आपसे बोले कि आपको वर्क डन निकालना है, या आपको ये चीज़ें देकर वो कह दे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, इन सब की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ओके, जो भी वो आपको चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए आप उसे वो लिखें, और आगे जाके क्वेश्चन में ये पता लगा लें कि क्या चीज़ गिवन है और उसका फॉर्मूला लगा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh पुट कर लें, 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 600 जूल। अब आप इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, अगर वो आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है और बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, ओके, क्या बोल दें, काइनेटिक एनर्जी निकालो, और यही चीज़ें आपको गिवन दे दें, ये चीज़ें गिवन दे दें, तो आप काइनेटिक लिखो और आगे mgh लिख दो। क्लियर है, इस चीज़ में बॉदर मत करना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होता या वर्क डन का फॉर्मूला ये नहीं होता। इन सब की एनर्जी जो यूनिट है वो जूल है, एनर्जी की ही फॉर्म है दोनों, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 154। 154 में एग्जाम्पल 11.6 में आपको क्या कह रहा है, आपको मास गिवन है 12 kg। 11.6 में आपको मास गिवन है कितना, आपके पास मास गिवन है 12 kg का। देन आपको बोला है उसको एक रेज्ड किया गया एक हाइट पे, वो आपको हाइट नहीं बताई हुई, और पोटेंशियल एनर्जी दे दी है कितनी, जूल। अगर आपको जूल दिया हुआ है तो आप उससे भी पहचान जाएंगे कि एनर्जी है। हाइट निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला बेटा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 480, मास कितना है 12, जी को आप 10 पुट कर सकते हैं, हाइट आपको निकालनी है। अब जी को आप 10 और 9.8 में से कई बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या पुट करें,
10 को थोड़ा इजी होता है कैलकुलेशन के, इसलिए हम लोग 10 यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में 9.8 गिवन है, अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है तो 10 पुट करो, 9.8 गिवन है 9.8 पुट करो। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मेरी प्रायोरिटी 10 पे ही जाएगी, 10 ही पुट कर लेना। 0 से 0 कैंसिल, 48 डिवाइडेड बाई 12 गिव्स यू h, कैंसिल करो 12 के टेबल में। 4 मीटर में आपकी हाइट होती है, आपकी हाइट कितनी आ गई 4 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, आपको हेडिंग दिख रही होगी अपनी बुक में, आर दी एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिबल। ओके, क्या एनर्जीज इंटर कन्वर्टिबल हैं? यस, एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट होती हैं। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैन वाला एग्जाम्पल था, आपके पास फैन था और फैन क्या कर रहा था, जब चल रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और जब वो स्टॉप हो गया उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो चल रहा था जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो स्टॉप हुआ वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई थी। वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्या एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिबल? तो इसका आंसर यस है, आप इसका आंसर यस करेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को कवर कर लिया और इसमें हमने तीनों इसके पार्ट्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, मैंने अभी जो आपको समझाया है आर द एनर्जीज इंटर कन्वर्टिबल, उसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज योर mgh और काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सम अप कर देते हैं तो वो आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट आप उसे क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वन टू अनदर उसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, कंजर्व कर सकते हैं। और सम ऑफ ऑल एनर्जीज क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी प्रोसेस में। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पॉइंट है ए और ये आपका फाइनल पॉइंट है बी। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होंगी। ओके, इस पॉइंट पे जब वो स्टिल रखा हुआ है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है और लेट से पोटेंशियल एनर्जी आपकी 100 है। ओके, ये ऊपर रेज्ड हो रहा है और लेट से यहाँ पे एक पॉइंट पहुँच गया ये Z पे। जब ये Z पे पहुँचा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, कम, दैट इज 50 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। अब एक और पॉइंट मैंने ले लिया है, लेट से Y। इस पॉइंट पे जाते जाते क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस पॉइंट तक जाते जाते लेट से योर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई 0, और इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी आपकी फुल हो गई है 100। और फिर इससे ऊपर जाते जाते पॉइंट में आपके पास क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे फिर से 0 हो गई है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है 100। अब इन्हें एक बार आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, 50 50 100 और यहाँ पे भी 100। सो जब आप इन दोनों का सम अप करते हैं तो वो आपको क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है। ये एक्सप्रेशन उसने दिया था, ये एग्जांपल मैंने आपको पुट किया है। आप इस एग्जांपल के थ्रू भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एग्जाम में। एक और चीज़ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके पास, जो आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पार का। ये वर्ड पार आपको अपनी एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। वो जो वर्ड है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको ये स्टेटमेंट दिखेगी अपनी एनसीईआरटीज में। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक्चुअली यही आपकी डेफिनेशन है किसकी, पार की। अब पावर को एक बार समझें कि है क्या। आपके पास पार क्या है, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ट्रक है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रक है।
तो आपको क्या लगता है कि पावर किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी। ओके, इसके पास क्या है, थोड़ा हैवी इंजन है। अब आपने कैसे जज किया इसके पास हैवी इंजन है या कैसे? ये उस जर्नी को कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा। ये उस जर्नी को क्या करेगा, इसको टाइम कम लगेगा, इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा किसी जर्नी को कंप्लीट करने में एज कम्पेयर टू दिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी पावर ज़्यादा है। कोई एक स्ट्रॉन्ग यूथ है, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स ओल्ड, एक गर्ल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, वो कोई भी 5 एक्टिविटीज़ अपनी डेली रूटीन की कंप्लीट कर लेती है विद इन 20 मिनट्स। और एक बहुत छोटी सी बच्ची है, लेट्स से 2 ईयर्स की, अब वो जो 5 एक्टिविटीज़ कंप्लीट ये कर रही थी, वो जो लड़की है छोटी है, वो मे भी उस एक्टिविटी को 60 मिनट्स में कंप्लीट कर पाए। तो जो टाइम कम ले रहा है ना, वो ही पावरफुल है, वही क्या है, पावरफुल है। ओके, या ये चीज़ आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा काम कर रहा है वही क्या है, आपका पावरफुल है। तो पावर की डेफिनेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड होगी, एक तो आपका वर्क और एक आपका टाइम। ओके, एक आपका वर्क और एक आपका टाइम। तो ये वर्ड रेट है ना बेटा, रेट का मतलब ही टाइम है। ओके, रेट का मतलब ही क्या है, टाइम। जहाँ कहीं पे भी रेट आएगा ना, वहाँ पे आपका जो टाइम होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स डिवीजन में होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसका रेट है, वर्क का, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यही आपका किसका फॉर्मूला है, पावर का। ये आपकी पावर की डेफिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देन ये आपका फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पावर इज इक्वल टू W/T। इसकी यूनिट से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। यहाँ पे वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ये क्या होता है, सेकेंड। तो आप इसे जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, या जो पावर की यूनिट है जूल पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट किया वॉट में, ऑन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। जेम्स वॉट एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पावर के ऊपर वर्क किया, रिसर्च किया बहुत सारा। तो उनको ऑनर प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने इसकी यूनिट को किस नेम से रख दिया, उन्हीं के नेम्स पर रख दिया। ओके, जेम्स वॉट की नेम से। सो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ओके, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं, पावर की डेफिनेशन, पावर का फॉर्मूला, पावर की यूनिट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज 1 वॉट। 1 वॉट क्या है, 1 वॉट क्या है, मैंने 1 जूल की डेफिनेशन आपको निकलवाई थी फॉर्मूले से, ऐसे 1 वॉट। 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क 1 जूल पर सेकेंड। आपका 1 वॉट क्या है, जब आपका काम 1 जूल काम 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए, किस रेट पे कंप्लीट हो जाए, 1 जूल पर सेकेंड पे कंप्लीट हो जाए, तो वो आपका क्या होता है, 1 वॉट होता है। वो आपका क्या होता है, 1 वॉट होता है। सो आपकी डेफिनेशन, आपका फॉर्मूला, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट की डेफिनेशन। ओके, सो आफ्टर आपने पावर को समझ लिया है, पेज नंबर 155 पे आपका एक न्यूमेरिकल है, लेकिन उससे पहले एक बार एवरेज पावर का कंसेप्ट और समझ लें आप क्या होता है। एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज आप कैसे निकालते हैं, सब चीज़ों का सम करके एंड डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ऊपर वर्क डन था नीचे था, तो टोटल ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। सो एवरेज पावर क्या है, आप एवरेज पावर की डेफिनेशन ही फॉर्मूले से डेराइव करेंगे। एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो एवरेज पावर होने के बाद 155 पे आ जाए। एक बार आपका न्यूमेरिकल गिवन है, 2 लड़कियां हैं ए और बी, एक लड़की ए है एक लड़की बी है। जो लड़की ए है उसने क्या किया है, 8 मीटर की हाइट ली है और 400 न्यूटन फोर्स लगाई है, 400 न्यूटन फोर्स लगाई है, और हाइट कितने की ली है उसने, 8 मीटर की ली है। ओके, नेक्स्ट एक लड़की और है बी पार्ट में 20 गर्ल, और टाइम भी गिवन है आपको, टाइम कितना लिया है 20 सेकेंड। जो बी लड़की है उसने टाइम कितना लिया है 50 सेकेंड, और सेम यही चीज़ें अप्लाइड है, 400 न्यूटन एंड हाइट कितनी है 8 मीटर। ओके, आपसे पावर पूछ रहा है किस में ज़्यादा। आपको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू एस डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स कितनी गिवन है 400, टाइम हाइट कितनी गिवन है 8। आप इसे हाइट को एस को एच भी ले सकते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी के निकालने के लिए, तो कुछ भी ले लें, डिवाइडेड बाय 20 है। यहाँ पे पावर निकालने के लिए वर्क डन अपॉन में टाइम, 400 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 50 है, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 8, दिस गिव्स यू 64 वॉट कैपिटल W से। यहाँ पे निकाला
160 वॉट। तो गर्ल पावर किसकी ज़्यादा है? गर्ल एक। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास 11.8 है। इसमें एक बॉय है जिसका मास कितना गिवन है? 50 kg। मास कितना गिवन है? 50 kg। ये 50 kg के मास वाला बच्चा स्टेयर केसेस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, 45 स्टेप्स लेते हैं 9 सेकेंड में। कितने स्टेप्स ले रहा है? 45 स्टेप्स ले रहा है। कितने स्टेप्स हैं? 45 स्टेप्स हैं। कितने टाइम में? 9 सेकेंड में। तो टाइम कितना आ गया? 9 सेकेंड। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? पावर निकालनी है अगर हर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है। हर एक स्टेप कितना है? 15 सेंटीमीटर का। एक बार इसे यहाँ पे समझें। आपके पास लेट्स से उसने 2 स्टेयर केस लिए हैं, तो इसका मतलब आपको ये टोटल हाइट निकालनी है। और ये टोटल हाइट कैसे निकलेगी? जब आप ये और इसे ऐड कर देंगे। ये एक स्टेप जो है 15 सेंटीमीटर का है, ये नेक्स्ट स्टेप भी कितना है? 15 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, स्टेयर केस 2 हैं और 15 ईच है, तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे टोटल हाइट निकालने के लिए अब क्या करेंगे? 45 स्टेयर्स हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 45 सीढ़ियाँ हैं। और हर एक की कितनी हाइट है? 15 सेंटीमीटर में हाइट है। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें। कैंसिल करें बेटा। मैं कहती हूँ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, देन ऐड कर लें। इसे यहीं छोड़ दें, आगे निकाल लेंगे पावर, तब पता चलेगा। नेक्स्ट आपको क्या पूछा हुआ है? पावर पूछा हुआ है। सो पावर कैसे निकालते हैं? पावर इज इक्वल टू W/T। W कैसे निकालेंगे? M हाइट गिवन है तो हम लोग mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे टाइम गिवन है। M कितना है? 50। G कितना होता है? 10। हाइट कितनी है? 45 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100। और डिवीजन में हमारे पास पहले से कौन पड़ा हुआ है? टाइम, यानी टाइम कितना है? 9। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9 के टेबल में 45 5 पे कैंसिल। दिस गिव्स यू हाउ मच? 15 इंटू 5 75 ना, 5 5 25 5 6 7 75। यूनिट क्या लगाओगे? वॉट। ओके ओके, योर आंसर इज 75 वॉट। आंसर में तो 375 गिवन है, एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी। अच्छा, ये वाला 5 रह गया बेटा। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस वाले 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 75 इंटू 5 375 वॉट। ओके, एनसीईआरटी में भी आपका 3। हम लोगों ने पावर का टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पावर के टॉपिक में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। और एक टॉपिक और था हमारे पास एवरेज पावर का, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 156 पे। 156 में आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ब्लूप्रिंट्स में। व्हाट इज़ पावर, या पावर की डेफिनेशन आपने अभी अभी की है। व्हाट इज़ 1 वाट ऑफ पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास है एक लैंप है जो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। पावर निकालनी है, वेरी इजी। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। अब आपको पता है वर्क डन हमेशा जूल में होता है, वो आपको गिवन है। टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, तो 100 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन एवरेज पावर। ये एवरेज पावर मैंने अभी अभी आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें यूनिट्स आती हैं। ओके, लाइक किसी की 36 यूनिट्स आई हैं, और अब उन यूनिट्स के हिसाब से पैसे आते हैं। ओके, आज 1 यूनिट का रेट समवेयर कितना? 4.4 रुपये कुछ है, ठीक है। तो उस यूनिट के हिसाब से आपके पैसे आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपकी यूनिट्स आती हैं। ये यूनिट्स आपके पास क्या है? कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। अब ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी समझे क्या है। अगर आप, बहुत फेमस क्वेश्चन है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 मार्क्स में, तो आप कहेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? किलो वॉट आवर। कितना है? किलो वॉट आवर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन एक्चुअल में है क्या? वर्क डन एक तरह से आपकी एनर्जी है। तो आपको अगर एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे? पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर और टाइम को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। पावर कितना है आपका? पावर वॉट में है, टाइम किस में है? सेकंड में है। उससे आपकी एनर्जी निकल आती है किस में? जूल में। लेकिन आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कब निकलती है? जब आपकी पावर किस में हो? किलो वोट में हो, और आपका टाइम किस में हो? आर में हो। ये आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है? 1 किलो वॉट आर। ठीक है, कितना होता है? 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर में आपके पास कितने जूल्स होते हैं, ये डिराइव करना आता है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 1 किलो वॉट आर से जूल में कन्वर्जन सीखो। किलो वोट है, वोट में कन्वर्ट किया,
क्योंकि जूल कब आता है, जब आपकी पावर वॉट में और टाइम सेकेंड में हो। तो आपने किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट किया, ओके, और आर को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दोगे, ओके। सो 6 × 6 गिव्स यू 36 हेयर, 5 zeros हैं, ओके। आप इसको 36 × 10⁵ जूल भी लिख सकते हैं, या 3.6 × 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे पॉइंट आगे इंक्रीज होता रहेगा पावर रेज्ड होती रहेंगी। आप इसे 0.36 × 10⁻7 जूल भी लिख सकते हैं। ये बहुत फेमस है क्योंकि 6 से 6 याद रह जाता है, और बाकी आपको डिराइव एक बार करना आ जाएगा तो आप समझ लेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का, एक बार उसे ध्यान से समझें। आपको क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 156 पे एग्जाम्पल 11.9। आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है 60 वॉट, यानी आपको पावर गिवन है कितना, 60 वॉट। 60 वॉट पावर है और टाइम कितना गिवन है, 6 आवर्स। कितना गिवन है, 6 आवर आपको टाइम गिवन है पर डे। आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है एनर्जी कंज्यूम्ड होने की 1 डे में। एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, ये आपको 1 डे का ही दिया हुआ है। 1 डे वो 6 आवर्स चलता है, एक बल्ब है, 1 डे 6 आवर्स चलता है, उसकी पावर इतनी है, एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, 60 × 6। लेकिन आपकी पावर किस में होनी चाहिए थी, किलो वॉट में, यूनिट्स निकालनी है। आप इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करें, वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। टाइम आर में होना चाहिए, वो आपके पास आर में ही है, 0 से 0 कैंसिल। 36 डिवाइडेड बाय 100 गिव्स यू 0.36 यूनिट। आप वर्ड लगाएंगे, क्या वर्ड लगाएंगे, यूनिट, ओके। सो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 9th का चैप्टर था, वर्क एंड एनर्जी, क्लास 11, चैप्टर 11 ऑफ क्लास 9th। और होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इस चैप्टर में उन डेफिनेशंस और क्वेश्चंस पे फोकस किया है जो एग्जाम में टीचर आपसे पूछना चाहता है, ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं at my Gmail ID learn2live678@gmail.com, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें। ऐसे बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं चाहती हूँ कि वहाँ तक आप मेरी वीडियो पहुँचे और वो इस चीज़ को सीखें। आपकी कोई भी क्वेरी या फिर वो टॉपिक जो आप कवर करना चाहते हैं, या स्टिल इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के रिगार्डिंग होगी। थैंक यू सो मच।